नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी पीला चांद। अंकित माथे पर त्योरी डाले पिता की बात खामोशी से सुन रहा था, अपनी पसंद नापसंद को जाहिर किए बगैर। वह जाल में फंसा जितना फड़फड़ाता उतना ही जकड़ता जाता। इस तरह 29 वर्ष में फंसे रहना उसे कायरता लगा। हम एक बार नहीं 100 बार बोले हैं आपसे कि हम लड़की देखने नहीं जाएंगे। लाख कोशिश करने पर भी आवाज में दम न डाल सका। बस थोड़ा सा तेज उभर आया। अखिलेश जी की आंखें सिकुड़ी। बेटे के लहजे से उनके दिल पर आरी चल गई। यह उनके हुक्म की नाफरमानी थी। हम राजीव कुमार को टाइम दे दिए हैं, तुमको जाना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे। आप सबके सामने लेन देन की बात शुरू कर देते हैं हमको। उनकी आंखें जलने लगी। ये कायदे हमने नहीं बनाए, सदियों से यह रीत चली आ रही है। उनकी गर्दन की नसें कॉलर के बाहर दबती उभरती साफ दिख रही थीं। सुशीला देवी देर से पति पुत्र की फजीहत झेल रही थीं। उनके भीतर अद्भुत संयम था जो उनके भाव बोध को प्रकट नहीं होने देता। वह भीतरी पेट समझ रही थीं। बाप को चाहिए दान दहेज, बेटे को चाहिए मॉडर्न लड़की। उनकी स्थिति एक निर्दलीय सदस्य जैसी थी। अपना असंतोष व्यक्त करने के सिवाय वह कुछ नहीं कर सकती। फिर भी बेटे को समझाने के अंदाज में बोली, लड़की दिल्ली की है तो शहरी मिजाज की होगी ही, फिर वह नौकरी भी करती है। अगर तुम्हारे बाबूजी गाड़ी घोड़ा मांगते हैं तो हर्ज क्या है? यह दस्तूर है दुनिया का। यह दस्तूर नहीं है, यह आप लोगों की सोच है। यह जान लीजिए, दहेज लेना जुर्म है आजकल। वह चिढ़कर बोला। अखिलेश जी की भ्रुकुटी तन गई। लेक्चर मत झाड़ो यहाँ। हम इसी वास्ते पटना से दिल्ली आए हैं, अपना काम धाम छोड़ के। उनके अंदर न जाने कौन सी कुंठा दमित रह गई थी कि वे रुपए के मुंह में डूबे ही रहते। कहने के लिए अंकित के दिल में 10 बातें आ रही थीं, पर जुबान पर एक न ला सका। संकल्प विकल्प में जूझता वह घर से निकल गया। बाहर नारंगी आसमान और धूप थी। अखिलेश जी बेटे को जाते हुए देख रहे थे। वह कम खुर्राट नहीं थे। वे अपने आप को बहुत समझदार और गंभीर प्राणी मानते थे, इसलिए अपने भीतर झांकने की जहमत नहीं उठाते थे। जिंदगी ने उनको जो कुछ भी दिया बहुत तरसा तरसा कर दिया। गांव गुलटेनगंज के एक सुविधाहीन परिवार में जन्म लेकर वह सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर पटना में डिप्टी डायरेक्टर के पद तक पहुंचे थे। पटना से उनकी बात राजीव कुमार से हो गई थी। मैट्रिमोनियल देखकर राजीव कुमार ने उनसे संपर्क किया था, अपना ब्यौरा दिया था। वह सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में अभियंता है। छोटा बेटा बेंगलुरु में पढ़ता है और बड़ी बेटी मेघना एसटीसी जैसे प्रमुख संस्थान में काम करती है। बातचीत से उनको मेघना का पिता सीधा लगा। उन्होंने जब दहेज का संकेत दिया तो उनका रुख सकारात्मक लगा। उनका हौसला बढ़ा। बिना टाल मटोल किए वे पत्नी के साथ दिल्ली पहुंच गए, पर बेटे की हरकत से मन खट्टा हो गया। बड़ा बेटा सचिन शुरू से कमजोर था। छोटे अंकित से उम्मीदें थीं। वह हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था, बड़ा होनहार था, तभी तो आज मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों कमा रहा है। उनके अंदर आकांक्षाओं की कुतुब मीनार खड़ी हो चुकी थी। दहेज की रंगीनियां गोलाकार चकरघिन्नी की तरह उनके चारों ओर घूम रही थीं। अपना अभिनंदन करवाने वह बहुत सी कन्याओं के द्वार जा चुके थे। कहीं अंकित को लड़की पसंद नहीं आती, कहीं पसंद आती तो मन लायक रकम नहीं मिलती। ऊपर से उनका चुगलखोर समाज घर भर में कोई न कोई ऐब निकाल अच्छे खासे रिश्ते को फोड़ फाड़ कर अलग कर देता। तेज गति से कार चलाते हुए अंकित के भीतर उन्माद की लहरें सिर पटक रही थीं। एक असमर्थ क्रोध उसके भीतर घुट रहा था। बाप का जाने कैसा खौफ था कि उसका सारा अस्तित्व हिचकोले खा रहा था। वह संकोची स्वभाव का कभी हाथ बढ़ाकर कुछ नहीं लिया। दोनों भाइयों पर बाबूजी ने बचपन से ढेरों पाबंदियां लगा रखी थी। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, फैशन मत करो, टीवी मत देखो। उनके घर में बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने का मतलब बच्चों को बिगाड़ना था। भाई तो 12वीं के बाद ठप पड़ गए। उस पर दोहरा बोझ लद गया। एक तरफ बोर्ड की परीक्षा, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के एडमिशन टेस्ट।
देर तक पढ़ने के बावजूद अल सुबह उठ जाता, फिर भी बाबूजी कहते, तुम पढ़ते नहीं, पांडे जी का बेटा 14-14 घंटे रोज पढ़ता है, मालूम। वे हाथ धोकर उसके पीछे पड़े रहते। इधर उधर से मिली थोड़ी जानकारी उनके दिमाग में चिपकी रहती, जिसे वह खुरचते रहते। कोचिंग पर टोटली डिपेंड मत करो, याद रखना केवल एग्जाम के लिए पढ़ना, अपने सब्जेक्ट से डेविएट नहीं करना। सदियों से वे एक ही ढर्रे पर जीते चले आ रहे थे। 12वीं में 94% अंक पाकर दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में अंकित को दाखिला मिल गया। वहां से जुड़ी यादें थीं, कुछ साबुत, कुछ जीर्ण शीर्ण। उच्च वर्ग के लड़के लड़कियां वहां ऐसा व्यवहार करते जैसे वे सब जानते हैं। उनके बीच वह बिल्कुल खोया सा रहता। लड़कियों से उसे डर लगता, लड़के उसे इंट्रोवर्ट कहते, कुछ तो बेवकूफ़ समझते। उसके गाल थोड़े चिपके थे और आंखें भीतर की ओर थीं। एक हीनता का बोध मन में रहता, जिससे वह खुद को छोटा अनुभव करता। इस परिवेश में वह अपनी जगह नहीं बना पाता, लेकिन तब भी पूजा को देखते ही एक कली चटकने का एहसास होता। उससे कभी वह अपने दिल की बात नहीं कह पाया, लेकिन वह सब समझती थी। तभी मुस्कान के मामले में वह उसके प्रति सदैव उदार रहती। वह आउट गोइंग थी, मूवीज, म्यूजिक की शौकीन। अंकित की आंखों में सपने जगने लगे, पर उन्हें पूरा होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। उसकी दृष्टि में अपनी हैसियत दिखाने के लिए अंग्रेजी फिल्में, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ की नकली जीवन शैली तैयार करने लगा। क्लास बंद कर दुकान दुकान घूमकर नए डिजाइन के कपड़े लाता। वक्त की तेज रफ्तार के सुरताल में संगति बिठा पाने में वह पस्त हो जाता। कई तरह के प्रयोगों के अनुभव ने उसे आधा तीतर आधा बटेर बना छोड़ा था। पता नहीं आज पूजा कहाँ है, पर कहीं भी हो, उसे एक प्रेमी के रूप में कभी नहीं भूली होगी। व्यय संधि की सपनीली दहलीज पर पांव रखने वाले अंकित के भीतर सलाखों भरी दीवार थी, जिसके अंदर सब महसूस किया जा सकता था, मगर वहां से निकलने की इजाजत नहीं थी। वह शादी करना चाहता है, ढंग की लड़की से करना चाहता है, लेकिन बाबूजी हैं कि कैश काइंड में ही अटक जाते हैं। अच्छी भली नौकरी के बाद भी उसके भीतर जाने कैसी ग्रंथि थी जो लाज, लाचारी, झिझक से उसे घेरे रहती। अपनी जिंदगी के बारे में वह तरतीबवार कुछ तय नहीं कर पा रहा था। एक अजीब सी जकड़न उसकी रंगों में समा गई थी, शायद इसलिए वह आत्मसंवाद करता रहता। उधर तिलक मार्ग के एक 4 कमरों वाले फ्लैट में सुबह से सरगर्मी थी। यह फ्लैट किसी आर्ट गैलरी से कम न था। श्यामा ने जगह जगह से चुन चुन कर डेकोरेशन पीस सजा रखे थे। दीवारों पर अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी, फर्श पर पर्सियन गलीचा। हल्के संगीत ने कमरे को कुछ रहस्यमय बना दिया था। श्यामा के अंदर एक गुस्सैल जिद्दी औरत थी। राजीव कुमार अपनी पत्नी की भंगिमा से कुछ भयभीत थे। अखिलेश जी से उनकी जो भी बात हुई थी उन्होंने श्यामा को बता दिया था। वह भी चुप थी। उन दोनों ने मेघना के लिए कई लड़कों के बारे में पता किया, लेकिन कोई छोटी सी भी कमी देखते ही श्यामा फैसला सुना देती, ये नहीं हो सकता। जिस अंदाज से वह घर की सजावट की चीज़ें खरीदती, उसी अंदाज से वह बेटी के वर की तलाश में रहती। वह लड़के के रंग रूप, घर परिवार, शिक्षा के मामले में सख्त थी। मेघना मनीष के साथ MBA करते समय साथ साथ घूमी थी। वह गोरा चिट्टा लड़का श्यामा को भी भाता था, लेकिन बाद में उसे दूसरी लड़की मिल गई जो थोड़ी गोरी और ज़्यादा तेज थी। 4 साल बीत गए उस बात को, पर अभी तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मेघना निराशा और चाहत के बीच भटक रही थी। अब तो हर बात पर उसे गुस्सा आ जाता। माँ बेटी का यह व्यवहार राजीव कुमार के दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफ़ी था। लड़की को हर तरह की आज़ादी थी, लेकिन अभी चिंता यह सता रही थी कि कहीं आज़ादी के नाम पर विवाह के प्रति अनास्था, बिन ब्याही माँ, धूम्रपान या आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते न इस्तेमाल करने लगे। उनका मानना था कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए शादी ज़रूरी है, लेकिन उनको पता नहीं था कि शादी कैसे लगाई जाती है। अखबार में अंकित का ब्यौरा देखकर उन्होंने अखिलेश जी को एक पत्र डाल दिया था। उन महाशय ने यहाँ आने की सूचना भी दे दी। टेलीफोन पर उनके संक्षिप्त वार्तालाप में ही उन्होंने यह लक्ष्य कर लिया था कि वे मांग बहुत रखेंगे। सोचा अगर वश में हुआ तो पूरा करेंगे। कब से तो दिया लेकर लड़का खोज रहे हैं, कहाँ मिल रहा है कोई। दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी करनी पड़ेगी। अपने कमरे में बैठी मेघना किसी स्पर्धा में लीन माथापच्ची कर रही थी। साहित्य के संसार में जीने वाली लड़की रुपए पैसे के व्यावसायिक लेन देन के जगत से रूबरू हुई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी।
गोरेपन को उन्मुख उसका रंग सांवला था। नए नक्श साधारण थे, पर आवाज खनकती हुई थी। कंप्यूटर बंद करने से पहले उसने अपना ईमेल चेक किया। तभी सादिया का एसएमएस आया। बीकानेर हाउस पहुंच रही हूँ, तुम भी आ जाओ, कॉफी का लुत्फ उठाते हैं। पिछले 3 सालों में सादिया उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी। उनकी दोस्ती किस वैचारिक आधार पर है यह समझना मुश्किल है। उसने मैसेज किया, आ रही हूँ। बीकानेर हाउस 10-12 मिनट के फासले पर ही था उसके घर से। सेलफोन दबाती वह कमरे से निकली तो घर में कुछ गहमा गहमी लगी। मेज पर प्लेट, कांटे, चम्मच आदि ऐसे रखे हुए थे मानो किसी खास मेहमान के आने की तैयारी हो रही हो। श्यामा ने बेटी को ऊपर से नीचे तक देखा। राजीव अखबार में खोए थे, पर उनका ध्यान मेघना की ओर ही था। बेटी के सामने पड़ने पर उन्होंने कोई गर्माहट नहीं दिखाई। कल मिसेस खन्ना मुझसे पूछ रही थी कि मेघना के लिए लड़का मिला कि नहीं, या उसे जिंदगी भर अपने घर बिठाए रखना है। मेघना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, बस यही कहा, कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की आदत होती है, लेकिन मेघा, हर बात की एक उम्र होती है। तुम्हारा 26वां चल रहा है और प्लीज स्टॉप इट मॉम। उसने झकझोर कर माँ को रोक दिया, किंतु श्यामा ने अपना प्रलाप जारी रखा। यहाँ लड़कियां अपने लिए एक से बढ़कर एक लड़के को पटा रही हैं। पटाना शब्द उससे अखर गया। मैं यह सब नहीं कर सकती, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। उसके गुस्से के नीचे एक कील घरघरा रही थी। राजीव समझ गए कि यह न बेटी की भावुकता है, न भाषणबाजी। इसमें उसका चिंतन था, उसका अनुभव संसार था। राजीव ने प्यार से पुकारा, मेघना, तो वह बिदक गई। मम्मी को टेंशन खड़ा कर सबको परेशान करने की आदत है। अभी शादी के आगे इनको कुछ सोचता ही नहीं है। जीन्स के ऊपर टॉप की सलवटें ठीक करती वह अपने कमरे में चली गई। खुद को बिखरने से सहेजा, जरूरी चीजें टेबल से उठाकर बैग में डाली और माँ बाप को अनदेखा कर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती। ऐसे जाने लगी जैसे उसे कहीं भागना है। दुनिया नापनी है, वह भी बहुत कम समय में। कब लौटेगी पूछना बेकार था। एक असहज सी छाया फैल गई पूरे घर में। तनाव बढ़ गया था। राजीव का भावबोध कुछ और हो गया। श्यामा का मन अजीब सा हो गया। बड़ी जली भुनी शक्ल बनाकर उसने कहा, अच्छे लड़कों की कमी नहीं है दुनिया में, पर बाप ही जब हाथ पर हाथ धरे बैठा हो तो बेटी का कल्याण कैसे हो। शादी के 28 साल बाद भी राजीव पत्नी की कड़वी बातें और टेढ़े मुंह के आदी नहीं हुए थे। मेघना ने जब बीकानेर हाउस के रेस्टोरेंट में कदम रखा तो हॉल में 2-4 लोग ही बैठे थे। एक टेबल के इर्द गिर्द 4 कुर्सियां रखी थीं। सादिया उसके इंतजार में थी। देखते ही बोली, हाय, और पीछे टेक लगाकर लंबी हो गई। वेटर आकर खड़ा हो गया। 2 कॉफी। मेघना ने अपने अंदर उठते तूफान को किसी तरह जब्त किया, फिर भी आंखों में आक्रोश के बिंदु चमक रहे थे। इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ? मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर परेशान हैं। उनको मेरी शादी की बहुत फिक्र है। तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? वेटर 2 कॉफी रख गया। दोनों ने अपने अपने कप को होठों से लगा लिया। कॉफी की गर्माहट अंदर तक फैल गई। मेघना ने अपने को कुछ ढीला करते हुए कहा, कोई आकर मुझे देखे, नाप तौल कर मेरा सौदा करे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी विरोध में घर छोड़कर चली आई। बहुत खूब, विरोध करना हो तो जमकर करना चाहिए। ऊंचे स्तर के विरोधी को मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। यह मजाक नहीं सादिया। कुछ लोग विरोध और गुस्से को एक मानते हैं। बिना गुस्साए विरोध जाहिर नहीं कर सकते। मेघना अब भी गुस्से में थी। पता नहीं मॉम डैड 21वीं सदी में दुनिया को किस चश्मे से देखते हैं। फिर तो उन्हें दकियानूस, हिप्पोक्रेट और न जाने क्या क्या कहने लगी। मुझे पता है वे आएंगे, नाश्ता पानी करेंगे और मुझे नापसंद करके चल देंगे। तुमको नापसंद करना वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को जीतने के बराबर है। इस बार मेघना के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभरी, किंतु आंखों में हताशा छाई रही। सादिया ने अपना मोबाइल देखा। फिरोज का टेक्स्ट मैसेज था, मैं अपने एक दोस्त के साथ वहां आ रहा हूँ। मेघना फिरोज से कई बार मिल चुकी थी। आत्मदया से मुक्त वह एक निर्दोष व्यक्ति था। फिरोज और उसके मित्र के आने की खबर से वह अपने बाहर भीतर से सामंजस्य बिठाने की कोशिश में कुछ गड़बड़ महसूस करने लगी। फिरोज अपने मित्र अंकित के साथ आ पहुंचा। बस सीधी होकर बैठ गई। सादिया ने 2 और कॉफी का आदेश दे दिया। उनके आते ही आसपास की हवा कुछ और ही हो गई। मेघना अंकित को बिना किसी निश्चित इरादे के देखने लगी। उसके चेहरे पर झिझक एवं गोपनीयता का घुला मिला भाव था। दोनों का परिचय कराते हुए फिरोज ने कहा, यू नो मेघना,
कॉलेज में हमारे ज़्यादातर साथी बहसबाज थे। हम खूब बहस करते, खासकर शादी के मसले पर। उसका व्यवहार दोस्ताना था। हम में से कई थे जिनकी शादी में कतई विश्वास नहीं था, पर नौकरी मिलते ही शादी के मंडप में रंगे हाथ पकड़े गए। इस पर सभी हंस पड़े। अब कोई शादी न करे तो क्या करे? कॉरपोरेट जॉब में स्ट्रगल है, कंपटीशन है। यहाँ तो बस किलर इंस्टिंक्ट चाहिए। तो जनाब अंकित मियाँ, इस टेंशन से बचने के लिए शादी अच्छा तरीका है। अंकित कुछ अजीब ढंग से मुस्कुराया। कुछ हैरानी भी हुई कि फिरोज ने उसकी तड़प को कैसे देख लिया। उसके भीतर के जंगल में ही न जाने कितने परिंदे एक साथ फड़फड़ाए। पर अभी वह शादी से जुड़े सवालों का जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ देर के लिए बात रुक गई। कुछ सोचकर सादिया ने कहा, जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहले के मुकाबले बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वरना लड़की से प्रेम का इजहार करने में उतना ही वक्त लगता है जितना वाजिद अली शाह के ज़माने में। यह तुम्हारा वहम है फिरोज़। आजकल मोहब्बत और निकाह की दूरी बहुत कम हो गई है, वरना पहले महबूबा की एक झलक के लिए आशिकों को सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते थे। दरअसल इश्क में नज़रें कमज़ोर हो जाती है और साधारण लड़की भी परी लगने लगती है। फिरोज़ ने सादिया की ओर इशारा कर कहा। सादिया भी कहाँ मानने वाली थी। हाँ, बुज़दिल लड़का भी बहादुर जान पड़ता है। सच यार अंकित, इश्क में बड़ी ताकत है। यह बुज़दिल को शेर और शेर को बुज़दिल बना देता है। मैं बहादुर खा डर गया था, पर बात बात पर शर्माने वाली सादिया झांसी की रानी बन गई थी। प्यार में इतनी ताकत न होती तो प्यार मोहब्बत के नाम पर भला इतनी फिल्में बनती। सादिया ने सहमति जताई। मेघना की पलकों के नीचे भाव बन बनकर बिखरने लगे। उसका चेहरा गुस्साया न लगकर सजीव लगने लगा। सादिया अपने चैनल बड़ी जल्द बदल देती। शादी के लिए मुझे लड़के देखने आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। यह बात मुझे एक सिरे से गलत लगती है कि नहीं अंकित भाई? सही गलत की समझ हर किसी की अपनी होती है। वैसे पर्सनली मुझे भी यह पसंद नहीं। अंकित के स्वर में एक अछूते भाव का आस्वाद मिला हुआ था। मेघना भी मैदान में आ डटी। अनजान लोगों के सामने कमोडिटी की तरह उसे पेश करना, मतलब हुआ उसे हीन समझना। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसानी ज़रूरत है। अंकित की आवाज़ में एक उलझन और बेचैनी लगी। अचानक यह सांवली सी लड़की उसके मन आंगन में झांक कर उजाला फैलाने लगी। उसके कान गर्म होने लगे। अंकित को सुनते हुए मेघना अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगी। उसे महसूस हुआ कि जो कुछ यह कह रहा है उसमें दिमाग की भूमिका कम और दिल की अधिक है। वहाँ जैसे जीवन की आँख में चौली चलने लगी। गर्म कॉफ़ी के घूंट वह अपनी सूखे गले के नीचे उतारने लगी। अंकित, मैं एक सलाह देता हूँ, अपनी शादी के मामले में अपने पिता के भरोसे मत बैठना। उम्र दराज से केवल 4 दिन मिले हैं। 2 आरज़ू में तो काट ही दिए, बाकी के 2 तो इंतज़ार में बर्बाद मत करो। किसी से प्यार कर लो, मेरी मानो। इश्क का तजुर्बा है इन्हें अंकित भाई। इन्हें तो मजनू अवार्ड से नवाजा भी गया था। सादिया ने कहा। मुबारक हो फिरोज़, पर मेरे घर वाले प्यार व्यार को ज़रा ठीक नहीं समझते। अंकित ने कुछ संजीदगी से कहा। तेरे क्या किसी के घर वाले प्यार को ठीक नहीं समझते? मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था, ऑफिस काम करने जाते हो या लव करने? हाँ, तो हमारी नेशनल प्रॉब्लम है, मैं अकेला क्या जवाब देता। प्यार किए बिना प्यार के राज को नहीं समझ सकोगे। जाने कैसे ख्वाब को सच मानकर सादिया पर लाइन मारने लगा। लाइन का डेफिनेशन मुझे याद था, 2 बिंदुओं के बीच निकटतम दूरी। पर यहाँ पता चला कि यह 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ी दूर और घुमावदार है। मेघना भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। मेरी हसीना मान गई अंकित, मेरी रब ने जोड़ी बना दी। सच्चे प्यार का पहला अध्याय जो भी हो, पर अंतिम अध्याय तो शादी ही है। मेघना और अंकित दोनों की पहचान एक नई शक्ल अख्तियार करने लगी। आहिस्ते से वे इतने करीब आ गए कि एक दूसरे के आसमान में उड़ने लगे। यह रहस्य सादिया और फिरोज से छुपा नहीं रहा। फिरोज ने मुस्कुराकर अपनी खातून को देखा। उसने शौहर को खामोश रहने का इशारा किया। दोनों खामोशी से इस मंजर को देखते रहे। कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी। फिरोज़ ने बिल अदा किया और पत्नी से कहा, घर नहीं चलना क्या? फिर अंकित के कान में धीमे से बोला, बात यहीं रहेगी या आगे बढ़ेगी? सादिया जाने के लिए उठ खड़ी हुई। दोनों खुदा हाफिज कर निकल गए। उनके जाते ही वहाँ स्वाभाविक चुप्पी छा गई। अंकित के अंदर एक मचलता सवाल कुलबुला रहा था, लेकिन एक थरथराहट, एक कपकपी बीच में आ जाती।
वह किसी भंवर में घिरने लगा। वह जैसे कोई अवसर तलाशने लगा। जाने मेघना को क्या हुआ जो उसे अपनी जगह रोके हुए था। एक संकोच, एक दबी दबी चाहत, एक बहुत ही महीन मुस्कुराहट की रेखा उसके होठों के बीच झलकती और तत्क्षण गायब हो गई। उसकी आंखें झील सी न होते हुए भी वह उसमें डूबने लगा। बंजर जमीन पर गुलाब खिलने लगे। अंकित का मोबाइल बजा। वह उठकर चला गया और जल्दी ही बात खत्म कर वापस आकर बैठ गया। क्षणांश दोनों कहीं खो गए। तमाम बातें दिमाग से गुम हो गईं, पर कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती। भावनाओं का एक झीना सेतु उनके बीच निर्मित होने लगा। जिंदगी में कुछ नया जुड़ने लगा। दुनिया रोज बदलती है और बदलती दुनिया के साथ हम भी बदल रहे होते हैं। अंकित का स्वर इतना धीमा था जैसे अपने आप से कह रहा हो। एक साथ कई विचार उसके दिमाग में विद्युत गति से आने जाने लगे। आंखों के आगे सपनों के विजुअल्स दिखाई देने लगे। लगा कि उसे इसी वक्त शादी का प्रस्ताव रख देना चाहिए, किंतु प्राण हलक में आ गए। खून का दौरा तेज हो गया। दिल धक धक करने लगा। उसे दुविधा में अवसर गंवाना ठीक नहीं लगा। मुझसे शादी करोगी? आंखें उत्सुकता से उसके चेहरे पर स्थिर हो गईं। उसके होठ कुछ कहने के लिए कांपे, लेकिन कांप कर ही रह गए। तितली जो उड़ने को होती है और फिर कुछ सोचकर बैठ जाती है। स्वीकारोक्ति के साथ उसकी आंखें झुक गईं। वह ललित ललाम हो गई। एक शाम ने उसकी काया पलट कर रख दी। अंकित को फिरोज का एसएमएस मिला। कौन कहता है मोहब्बत को जुबा होती है, यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। उसने शुक्रिया टाइप कर दिया। यह उसके जीवन का सबसे अविश्वसनीय क्षण था। फिर तो बातों का पिटारा खुल गया। यह कैसा आकस्मिक संयोग था। दोनों एक दूसरे की ओर हैरान हो जाने वाली नज़रों से देखने लगे। एक एक कर हकीकत से पर्दा उठने लगा। अब वे घर जाकर माँ बाप के खुशी और आश्चर्य से भरे चेहरे देखने को उतावले हो उठे। एक दूसरे की बगल में चलते वे बाहर आए। सांझ भी कुछ अलग ढंग की लगी। राजस्थान रोडवेज की बसें आ जा रही थीं। लोग बसों पर सवार हो रहे थे। कोलाहल था, भीड़ थी, लेकिन तब भी पूरी कायनात में रीझ थी। पिछले दिनों के जद्दोजहद के बाद आज अंकित एक अनोखे सुख की अनुभूति करने लगा। वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां जेहन में नई हिम्मत उभरने लगी। वह कुछ नहीं बोल रहा था, पर रह रहकर उसके चेहरे की तरफ नजर डालकर देख लेता। कोई मौन संवाद था जो धीरे धीरे ध्वनित हो रहा था। मेघना का मन दुर्बलता के परिमंडल में चक्कर काट रहा था। कोई ठंडी सी चीज उसकी पीठ पर फिसल रही थी। अखिलेश जी के भीतर अधैर्य का एक ऐसा क्षुब्ध गुबार उठा कि वे बेटे बगैर पत्नी के साथ सधे कदमों से राजीव कुमार की बैठक में दाखिल हो गए। उनके आते ही जैसे घर ने सांस लेना बंद कर दिया। सब कुछ थम गया। श्यामा और राजीव बेटी की अनुपस्थिति में अपनी मानसिकता व्यवस्थित करने लगे। वातावरण में कुछ ऐसा घुलने लगा था जो सबकी पकड़ के बाहर था। हवा एक अलग किस्म का बेसुरा संगीत पैदा करने लगी। राजीव के चेहरे पर कुछ खो जाने का भाव छा गया। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? जाने कैसी लाचारी उनकी आवाज में गूंजी। आपका एड्रेस था, तब भी टैक्सी ड्राइवर को 2 बार समझाना पड़ा। वह किसी खास मकसद से नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लेने लगे। शहरी टीम टाम की सारी चीजें वहां मौजूद थीं। राजीव कुछ कहने से पहले चुप हो गए, जैसे शब्द ढूंढ रहे हों। मन ही मन साहस जुटा रहे थे कि कुछ कहने से इन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। श्यामा को अखिलेश जी की सूरत मस्खरों जैसी लगी। लगा कि उसे हंसी आ जाएगी। उसने उनकी ओर से नजरें हटा ली। सुशीला काठ की पुतली की तरह एक कोने में निर्विकार बैठी थी। श्यामा को लगा इन लोगों को मेघना शायद ही पसंद करे। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसे ये लोग उसकी कल्पना के जरा भी अनुरूप नहीं लगे। मन में लड़के वालों की जो छवि थी उसके साथ कोई समानता ही नहीं थी। उनके रहन सहन में ऐसे संबंधी का तालमेल नहीं बैठेगा। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। लगा कि अच्छा हुआ मेघना यहाँ नहीं है। सुशीला इधर उधर देखने लगी। उसे कन्या की प्रतीक्षा थी। आपकी लड़की कहाँ है? आखिर अखिलेश जी ने पूछ ही डाला। तब तक राजीव अनिश्चय में बैठे रहे थे। यह सुनते ही बगले झांकने लगे। श्यामा ने बात संभाली। अचानक उसे ऑफिस जाना पड़ा, आती ही होगी। सब एक विचित्र एहसास से गुजर रहे थे। जानने के क्रम में अखिलेश जी से जो कुछ शेष रह गया था वह भी जान लिया। उनका चिंतन चालू था। अंकित की कमी उनको बुरी तरह खलने लगी। देखिए ना, आजकल महंगाई तो हदें पार कर रही है। पेट्रोल के दाम सरकार रोज बढ़ा देती है। राजीव ने अपनी मनोभावनाएं छिपाए सहज बनी रहने की कोशिश की।
अखिलेश कंधे उचकाकर असहमत हो गए। महंगाई तो बढ़ी है, पर लोगों के पास पैसा भी बहुत हो गया है। उनकी आवाज़ के तीखेपन में बहुत सारे अर्थ समाये हुए थे। पत्नी को देखकर राजीव ने कहा, मेरे ख्याल से अब चाय ले आओ। श्यामा उठकर अंदर चली गई। काम वाली को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया था। याद था इंदौर से लड़के वाले आए थे। खाए पिए जाने के बाद जवाब तक देने की ज़रूरत नहीं समझी। उसे तो यह रिश्ता पसंद नहीं आया। इनके तौर तरीके, हाव भाव सब फूहड़ लगा। वह मुंबई वाले लड़के के बारे में सोचने लगी। नाश्ते की ट्रे लेकर वह बैठक में आई। खाने पीने का सिलसिला चलने लगा, लेकिन वक्त में जैसे ठहराव आ गया। ऐसा ठहराव जिसमें कुछ भी घटित नहीं होता, लेकिन इसी समय एक ऐसी अनहोनी घटित हो गई जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। मेघना और अंकित दरवाजे की चौखट पर आकर फ्रिज हो गए। सभी भौचक, खलबली मच गई। केवल सुशीला तटस्थ रही, क्योंकि वह बहुत पहले चौंकना भूल चुकी थी। राजीव एवं अखिलेश जी कुछ समझने की चेष्टा करने लगे। एक अनजान लड़के के साथ बेटी को श्यामा फटी फटी आंखों से देखती रही। शाम धुआं धुआं हो गई। सब माया और सच के बीच झूल रहे थे। मेघना बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। एक नूर था उसके चेहरे पर, अंधेरी रात के बाद निकलती हुई सुबह की तरह। अंकित के चेहरे पर संकोच के साथ एक खूबसूरत सा गर्व था। राजीव बच्चों की मंशा समझ गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। श्यामा इस स्थिति को आत्मसात नहीं कर पा रही थी। महीन सुई की तरह कुछ चुभ रहा था उसके भीतर। अखिलेश जी का अब तक का सारा निष्कर्ष गड़बड़ा गया। बस सुशीला बेटे को देखकर सुख की सांस ले रही थी और मेघना को एकटक देखे जा रही थी। ये है मेरे सुपुत्र अंकित, अखिलेश जी ने दुविधा के क्षणों से गुजरते हुए कहा। ये है मेरी बेटी मेघना, श्यामा ने जैसे स्वीकारोक्ति की। तुम लोग कैसे मिले? राजीव ने बेटी से पूछा। मेघना ठिठकी। उसका डर बढ़ने लगा, लेकिन असलियत बताने का यही समय था। बीकानेर हाउस में, और हमने आगे कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हमने शादी करने का फैसला किया है। अंकित ने खुद को रोका नहीं, या संभवतः रोकना मुमकिन नहीं था। इस उद्घोषणा के लिए कोई तैयार न था। प्रति उत्तर में सब मौन हो गए। अखिलेश जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। आप भी तो यही चाहते थे ना बाबूजी? अपनेपन से कहता हुआ अंकित पिता के पास जाकर बैठ गया। अखिलेश जी के चेहरे से साफ जाहिर था कि वह खुश नहीं। उनकी गर्दन अकड़ गई थी। वह मन ही मन कुपित हो रहे थे। एक पराजय बोध भी हो रहा था। वह भावहीन बने रहे। उनको लग रहा था कि मांगने का उच्चतम क्षण खिसक रहा है। वह क्षोभ की स्थिति में कुछ देर बैठे रहे। बेटे के व्यवहार से खिन्न थे। वे जाने के लिए एकदम से उठ खड़े हुए। आते समय जो घमंड का भूत उनके सिर पर सवार था, वह गिरकर चकनाचूर हो गया। राजीव हंसने की चेष्टा में गंभीर हो गए। सब चुप थे। शायद शब्दों की भूमिका समाप्त हो गई थी। मेघना का ध्यान अंकित की तरफ था। वह भी सम्मोहित भाव से उसे देख रहा था। सूरज डूबने लगा था। रोशनी घटने लगी थी। खिड़की से आती हवा कभी तेज, कभी धीमी हो जाती। उन लोगों के जाते ही ऐसा लगा मानो अभी अभी जो घटना घटी वह एक छलावा था। बच्चे अपना फैसला खुद करें तो इसमें क्या बुराई है? राजीव के होठों तक यह बात आई, पर कहें या नहीं वह निश्चय नहीं कर पाए। उन्होंने चुप्पी को हथियार बना लिया। उनमें न उत्तेजना थी न लगाव। श्यामा सिर पकड़कर बैठी थी। उसकी भाव भंगिमा देख मेघना घबरा गई। मामा, तुम ही चाहती थी ना कि मैं शादी कर? हाँ, शादी करना चाहती हूँ तुम्हारी, पर ऐसे लड़के से नहीं। मुझे न लड़का पसंद आया न उसका बाप। मेघना को झटका लगा। वह रोनी रोनी सी हो गई। एक विचित्र मुंहबंद उसे अंकित की ओर खींच रहा था। मामा, मुझे अंकित अच्छा लगा। तुम। हल्की हल्की लहरियां उसके दिल में उठ रहीं। क्यों भला? वैसे ही अच्छा लगा, बस, दैट्स ऑल। उसके चेहरे पर वैसी दीनता बनी रही, जैसे जानना चाह रही हो कि इसमें गलत क्या है। दहेज के लालची लोग हैं, ये क्या किसी की बेटी की इज्जत करेंगे? चेहरे पढ़ने में श्यामा खुद को माहिर समझती थी। दिल की बात मैं ताड़ लेती हूँ। ये बाप बेटे की चाल थी। तुम सबको न खेल का पता है, न हार का न जीत का। कुछ देर वह बेटी की तरफ देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई, पर उसकी फुफकार सुनाई देती रही। मेघना के सीने में कुछ फंस गया। उसने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। उसे लगा कि एक ही घर में रहने वाले माँ बाप के सोच में इतना फर्क क्यों है। वह बिखर गई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। किंतु जब कोई नदी हिमालय के हृदय से निकलती है, चाहे बड़ी हो या छोटी, शिलाओं से मार्ग नहीं मांगती, वह शिलाओं को पार करती हुई चलती है।
और अपना तर्ज स्वयं बनाती है। वह अंकित के उस जुनून में डूब गई जिसमें हर मोहब्बत करने वाला डूबता है। कल तक कौन सोच सकता था कि अंकित के जीवन में इस तरह कोई लड़की आ जाएगी। यादों और आकांक्षाओं से झिलमिला रहा था उसका चेहरा। लेकिन अखिलेश जी पर यह शाम भारी होकर उतरी थी। घर पहुंचते ही बोले, इसी लड़की को पसंद करना था तो उसे साथ लेकर क्यों आ गए? कुछ लेन देन तय हो जाने देते। आवाज में पछतावा और गुस्सा दोनों मिला हुआ था। मती मारी गई थी तुम्हारी। हमारा तो समाज में रहना दूभर कर दिया। यह तुमने ठीक नहीं किया अंकित। वह इस शादी को अब तोड़ने पर उतारू हो गए। अंकित भी अब दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला करने को तैयार था। क्या ठीक नहीं बाबूजी? वेदांत दहेज क्यों देंगे? उनकी लड़की खुद कमा रही है। आपको जो चाहिए हम देंगे। उसके स्वर में सच्चाई थी और अपने आप पर भरोसा भी। अखिलेश जी संवेदनहीन बने रहे। ये समझ गए कि प्रेम पर उतारू बेटा मानेगा नहीं। अभी एक लड़की के प्रेम धारा में बह रहा है, चाहे वह धारा सबको डुबोकर ही रहे। सुशीला मंत्रविद्ध सी बेटे के नए आयाम को खुलते देख रही थी। अंकित को अपने आसपास मेघना की खुशबू महसूस हुई। बहुत सी ख्वाहिशें अंदर पैदा हो रही थीं। वह खुद अभियुक्त, वकील और जज बना और अपने को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके भीतर चीजें बिल्कुल साफ हो गईं। मन दूर कहीं बज रही धीमी धीमी शहनाइयों में डूब चला। एक पूरे दिन की कश्मकश के बाद दिल्ली के आसमान पर पीला चांद निकला था। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी पीला चांद। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।